हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप लोग पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे इंडक्टर एंड सेल्फ इंडक्टेंस। सबसे पहले एक सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं जिसका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हो, लेंथ l हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a हो। तो यहाँ पे हमने एक सोलेनॉइड कंसीडर किया है विथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n, लेंथ l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। इस सोलेनॉइड में करंट है I। सपोज इस सोलेनॉइड में I करंट दिया जाता है। अब यदि करंट इसमें I है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड होगा म्यू नॉट NI, राइट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर गुजरता है। इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के गुजरते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज n phi b इज इक्वल टू n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n और लेंथ है l, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा आपका n इंटू l। ओके। और मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए यहां पर हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे और जब हम लोग लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे तो एज डिफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एजेज से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्का दुक्का लॉस जाएंगे, है ना। जैसे ये कंप्लीटली जो है कोई भी आप यदि सोलेनॉइड कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा मैं सोलेनॉइड बनाता हूं यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दो टर्न, है ना, एक दो लूप से जो है होकर नहीं गुजरते हैं। एक दो लूप का जो क्रॉस सेक्शन है उससे होकर के नहीं गुजरते हैं, जिसे आप लोग एज डिफेक्ट कह सकते हैं। इस एज डिफेक्ट को एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, लॉन्ग सोलेनॉइड काफी लंबा, कहने का मतलब जिसका लेंथ जो है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काफी ज्यादा हो, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड कहने का मतलब क्या है, जिसका लेंथ उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से काफी ज्यादा हो, ऐसे सोलेनॉइड को कहा जाएगा लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये फील्ड लाइंस जो है ऑलमोस्ट पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होंगे और एज डिफेक्ट को आप लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब आप लोग एज डिफेक्ट को नेग्लेक्ट कर पाएंगे तो फ्लक्स लिंकेज n phi b इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे nl इंटू phi b के लिए ba cos 0 डिग्री। ओके। क्रॉस सेक्शन का जो प्लेन है वो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स लिंकेज n phi b इज इक्वल टू मिला nl, मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट ni, एरिया a और cos 0 का वैल्यू 1। तो इस तरीके से फ्लक्स लिंकेज आप लोगों को मिल जाता है म्यू नॉट n स्क्वायर l इंटू a इंटू i। ओके। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। फ्लक्स लिंकेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां पर हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए थे, n phi b इज इक्वल टू l i। यहाँ l जो है इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। l को क्या कहा जाता है, l को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। और आज के क्लास में हमें ये सेल्फ इंडक्टेंस ही पता करना है, ठीक है। एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये हम लोगों को
पता करना है, राइट। तो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग एन फाइव बी का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एन फाइव बी का वैल्यू आप लोग ये पुट कर सकते हैं। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। एन फाइव बी के लिए आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए इंटू आई इज इक्वल टू एल आई, जहां पर एल क्या है, एल जो है सेल्फ इंडक्टेंस है इस सोलेनॉइड का। सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? क्या ये करंट पर डिपेंड करता है? जवाब है सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे और इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी पर, ठीक है। मतलब कि इस सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, इस सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, और इस सोलेनॉइड के इंटीरियर में कौन सा मटेरियल भरा हुआ, क्या वो फ्री स्पेस है या फिर एयर है या फिर कोई दूसरा फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, कौन सा मटेरियल भरा हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू, राइट। अब यहाँ देखिए, तो आप लोग यहाँ से आई और आई को कैंसिल किया जा सकता है और फिर आप लोगों को मिला सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ये रहा एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, राइट। अब देखिए, यदि इस सोलेनॉइड के इंटीरियर में, इसके इनसाइड में एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भरा हो जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो, तब इसका इंडक्टेंस जो है म्यू आर टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। यदि ये भरा हुआ हो एक मटेरियल जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हो, तब सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये बात आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। एक्चुअली जब आप लोग एक मीडियम यूज करेंगे, ठीक है, तब आप लोग म्यू नॉट के जगह म्यू का यूज करते हैं। म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का। लेकिन जब आप लोग एक मीडियम यूज करते हैं, है ना, इसे कंप्लीटली आप भर देते हैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, तब उस मटेरियल का परमिएबिलिटी यूज किया जाएगा, ना कि फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी यूज किया जाएगा। और किसी भी मटेरियल का परमिएबिलिटी म्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के इक्वल होता है, राइट। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से चेंज कर जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब आप लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। अब देखिए, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये हम लोग पता करने जा रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ एमआई, आप लोग जानते हैं xi इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, जिसे आप लोग लिख सकते हैं xi इज इक्वल टू माइनस डी एन फाइव बी अपॉन डी टी। यहाँ एन फाइव बी क्या है? फ्लक्स लिंकेज, एंड एन फाइव बी फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एल आई इंडक्टेंस इंटू करंट, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं माइनस डी एल आई अपॉन डी टी, जहां एल कांस्टेंट है, राइट। तो आप लोग लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ xi इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्या पता चलता है इससे? इफ I is constant, यदि करंट कांस्टेंट हो, यदि करंट कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव जो है करंट का वो जीरो हो जाएगा और इस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक सोलेनॉइड में स्टेडी करंट फ्लो कर रहा हो, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो, तब उस सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, ओके। लेकिन यदि
करंट वेरिएबल हो, आई जो है वो टाइम का फंक्शन, तब di/dt जो है वो नॉन जीरो होगा, उसका एक फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है। और तब उस केस में हमें मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जाम, जिसका वैल्यू है -L di/dt। यहाँ L जो है उस कॉइल का, उस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस जो है आप उसके ज्योमेट्री से पता कर सकते हैं। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन क्या मिला आपको, μ0 इंटू μr इंटू n स्क्वायर इंटू L इंटू A। किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर, कौन सा मटेरियल उस सोलेनॉइड के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। फिर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर, फिर ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, और ये डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। तो आप इस कॉइल के ज्योमेट्री के हेल्प से जो है आप कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मिला आपको -L di/dt, राइट। जहां पर L जो है किसी भी सोलेनॉइड के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है, गिवन होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई में या फिर यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन मिला, इसमें ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, एंड टू एक्सप्लेन दिस नेगेटिव साइन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काउज प्रोड्यूसिंग इट। मतलब इंड्यूस्ड करंट या फिर कहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा ताकि वो इसे प्रोड्यूस करने वाले काउज का ही विरोध करे। तो देखिए, तो ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब करंट टाइम का फंक्शन, यानी करंट जो है वेरिएबल हो, करंट जब वेरी करता हो। करंट वेरी करने का मतलब या तो करंट इंक्रीज कर रहा होगा या तो करंट डिक्रीज कर रहा होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इंक्रीज इन करंट का भी विरोध करेगा और डिक्रीज इन करंट का भी विरोध करेगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिस काउज के कारण, जिस कारण से करंट इंड्यूस हो रहा है ना, उसी का ये विरोध कर रहा है। तो इंक्रीजिंग करंट के कारण यदि करंट इंड्यूस हो रहा है तो इंक्रीजिंग करंट का विरोध करेगा। यदि डिक्रीजिंग करंट के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है डिक्रीज इन करंट का विरोध करेगा, राइट। ये बात आपको क्लियर होगी। तो चूंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बोथ इंक्रीज इन करंट एंड बोथ इंक्रीज इन करंट एंड डिक्रीज इन करंट का विरोध कर रहा है, इसलिए इस ईएमएफ को हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ओके। तो इस ईएमएफ को कहा जाएगा बैक ईएमएफ। ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, राइट। अब देखिए, बैक ईएमएफ का क्या रोल है? ये इंक्रीज इन करंट का विरोध कर रहा है, ये डिक्रीज इन करंट का विरोध कर रहा है। करंट क्या है? एक तरह का स्टेट है। किसी कंडक्टर में यदि आपको करंट मिलता है तो वो एक तरह का स्टेट है चार्जेस के फ्लो का। चार्जेज 5, सपोज करंट 5 एम्पियर है, इसका मतलब चार्जेज जो है 5 कूलम पर सेकेंड के स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये एक स्टेट हुआ। अब यदि करंट 5 एम्पियर के बजाय 6 एम्पियर हो रहा है या फिर करंट 5 एम्पियर से डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या स्टेट चेंज हो रहा है, राइट। और बैक ईएमएफ या ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन जो है इंक्रीज इन करंट या डिक्रीज इन करंट का विरोध कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि बैक ईएमएफ जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है। जिस तरीके से मास जो है इनर्शिया का रोल प्ले करता है, ठीक है। मास के कारण जो है कोई बॉडी के मोशन में जो चेंज आता है ना, उसका वो मास विरोध करता है। उसी तरीके से बैक ईएमएफ जो है चेंज इन करंट का विरोध कर रहा है। तो कह सकते हैं हम कि बैक ईएमएफ जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले कर रहा है, और इसलिए बैक ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ मास कहते हैं, ठीक है।
ठीक है। बैक ईएमएफ को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ मास। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स में मास जो है इनर्शिया का रोल प्ले करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बैक ईएमएफ है ना, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन जो है वो इनर्शिया का रोल प्ले करता है। इस कारण से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को यानी बैक ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ मास कहेंगे, राइट। चूंकि एक सोलेनॉइड बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और ये बैक ईएमएफ जो है इंक्रीज इन करंट या डिक्रीज इन करंट का विरोध करता है। कहने का मतलब एक तरह का अवरोध उत्पन्न कर रहा है, एक तरह का अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। किसके लिए, इंक्रीज इन करंट के लिए, किसके लिए, डिक्रीज इन करंट के लिए। इसलिए इसे हम लोग चोक क्वाइल भी कहते हैं, चोक क्वाइल, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम है इंडक्टर। ओके, तो आप लोग अब आज के बाद से इस सोलेनॉइड को आप लोग इंडक्टर भी बुलाएंगे, ठीक है। और इंडक्टर के लिए आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है इंडक्टेंस। ओके, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर कंसीडर कीजिए जिसे एक सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एक इंडक्टर है, और इंडक्टर के लिए क्या हम लोग डिफाइन किए हैं, इंडक्टेंस, राइट, जो कि उसके ज्योमेट्री वगैरह पे डिपेंड करता है। इसे जो है स्विच के थ्रू एक सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। अब इसका ईएमएफ जो है वो है सपोज भी। ओके, अब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, हम लोग स्विच ऑन करते हैं। तो जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे, इंडक्टर में जो क्वाइल है उस क्वाइल के रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। क्वाइल का जो रेसिस्टेंस है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। तो जरा सोचिए, यदि हम लोग एक कंडक्टर कंसीडर करें, इस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल है, तब इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, आर का वैल्यू 0 है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। यानी बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, राइट। यहां भी ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें इन्फिनाइट करंट मिलता है, लेकिन इसमें इन्फिनाइट करंट नहीं मिलता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का केस होगा, ठीक है, और इन्फिनाइट करंट मिलेगा, लेकिन यहाँ इन्फिनाइट करंट नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ पर करंट का अपोज कौन कर रहा है? यहाँ पर तो रेसिस्टेंस नहीं था, करंट का अपोज नहीं कर रहा था। तो यहाँ भी रेसिस्टेंस नहीं है इस कॉइल में, तो करंट का अपोज कौन कर रहा है? करंट का अपोज जो है इसका बैक ईएमएफ कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट सडनली अपने सैचुरेशन वैल्यू पर नहीं पहुंचता है, बल्कि करंट जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा होता है और सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, राइट। तो जिस दौरान ये करंट इंक्रीज कर रहा होगा उस दौरान यहां पर बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, और ये बैक ईएमएफ जो है करंट का अपोज कर रहा था, राइट। अब जो बैक ईएमएफ है वो क्या है? एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो मिला आपको एक्साइट इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। किरचॉफ्स लूप रूल जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एक्साइट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, राइट। अब देखिए, क्योंकि बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है ना, अभी बैटरी को वर्क रेसिस्टेंस के अगेंस्ट नहीं करना पड़ रहा। यदि बैटरी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, रेसिस्टर के अगेंस्ट वर्क करता है, तब बैटरी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में,
लेकिन यहाँ पर जो बैटरी वर्क कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो हीट में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इसलिए ये एनर्जी जो है इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और वही एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, राइट, जो कि टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। करंट जब इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, उस दौरान बैटरी ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में इस सोलेनॉइड में या फिर इंडक्टर में स्टोर हो जाता है। इसे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखिए बैटरी कितना वर्क कर रहा है। तो मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज DQ को बैटरी के इस एंड से स्टार्ट करके वापस ऐसे घुमाकर यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा वो है DW। तो DW इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, आपने यहाँ से घुमाकर यहाँ तक लाया, ठीक है, यानी इसके अक्रॉस लाया, ठीक है। तो आपने किसके अगेंस्ट वर्क किया, ये जो एक्साई है इसके अगेंस्ट वर्क किया, ठीक है। कितना वोल्टेज दिया गया होगा, एक्साई के इक्वल दिया गया होगा, या फिर यूँ समझिए बैटरी ने कितना वर्क किया, तो आप लोग सीधा बोल सकते हैं V इंटू DQ वर्क किया, एंड दिस V इज इक्वल टू एक्साई, DW इज इक्वल टू एक्साई DQ, राइट। अब DQ के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज आपको करंट मिलता है I, ठीक है, तो आप लोग इसे IDT लिख सकते हैं, राइट। और फिर एक्साई के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, एक्साई के लिए आप लोग लिखेंगे L DI अपॉन DT। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, इसलिए मैंने यहां से नेगेटिव साइन को रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडुलस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो DW इज इक्वल टू L DI अपॉन DT, ये मैंने किसके लिए, एक्साई के लिए पुट किया, और इनटू IDT, ठीक है। तो इस तरीके से आपको DW इज इक्वल टू मिलता है LI DI, राइट। अब नेट वर्क डन, करंट को 0 से स्टार्ट करके उसके सैचुरेशन वैल्यू तक सेटअप करना है। सपोज सैचुरेशन करंट IS है, ठीक है, सैचुरेशन करंट जो है वो IS है, तब नेट वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ DW विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ LI DI, वेयर I इज फ्रॉम 0 टू IS, जहां पर S जो है सैचुरेशन करंट है, राइट। L कांस्टेंट इंडक्टेंस, और I के रिस्पेक्ट में यदि आप लोग इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा I²/2। I का वैल्यू 0 से IS तक। तो इस तरीके से वर्क डन आप लोगों को मिलता है हाफ L IS², जहां IS जो है वो सैचुरेशन करंट है, राइट। अब देखिए जितना वर्क बैटरी करता है उतना वर्क जो है इस सिस्टम में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। सो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपको मिला हाफ L IS², जहाँ पर IS जो है सैचुरेशन करंट है, राइट। तो ये आपको एक्सप्रेशन मिला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब देखिए जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे, आपने क्या पढ़ा, एन इंडक्टर प्रोड्यूस बैक EMF एंड बैक EMF opposes both increase in current and decrease in current,
तो जो हमने स्विच ऑन किया था उस दौरान ये इंक्रीज इन करंट का विरोध करता है। अब जब हम लोग स्विच ऑफ करेंगे तो भी करंट जो है सडन जीरो नहीं होता है, बल्कि कुछ देर तक करंट का एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है, यानी करंट कुछ देर तक फ्लो करता रहता है स्विच ऑफ करने के बाद भी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ना दिया जाए तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है, अब वो जो है करंट को बनाए रखता है। ओके, यानी कि उस दौरान फिर ये जो स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी है, इसके हेल्प से इस सोलेनॉइड में इस इंडक्टर में करंट मिलता है। ओके, तो इस तरीके से ये इंडक्टर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को कांस्टेंट रखने का कोशिश करता है। ठीक है, करंट को इंक्रीज करने भी नहीं देता और करंट को डिक्रीज करने भी नहीं देता, यानी कि ये करंट को कांस्टेंट रखने का कोशिश करता है। क्योंकि इंडक्टर में इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ चेंज इन करंट का अपोज करता है, इसलिए हम लोग इंडक्टर को चोक कॉइल भी कहते हैं। चोक मतलब होता है अवरुद्ध करना, ठीक है, यानी रोकना। ठीक है, तो ये इसका जो है मतलब मीनिंग हुआ एक तरह से, है ना। इंडक्टर का एक दूसरा नाम चोक कॉइल भी है। इसका यूज जो है मेनली रेडियो और टीवी सर्किट्स में किया जाता है। तो आज की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, यानी कि बैक ईएमएफ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।